जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस कर रहे हैं और जिसमें मैंने आपकी स्टार्टिंग पॉलिटी से की है और पॉलिटी आपका अप्रॉक्स 90% क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लेफ़्ट क्लासेस हैं जिनको हम अभी एक इस वीक में कंप्लीट कर देंगे। आज का टॉपिक है हमारा पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं पंचायती राज की। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज आपकी जो राज्य सूची होती है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आपका आता है। संविधान के 73वें जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा पंचायतियों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। संविधान के जो 73वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य थे वह आपके 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत में जो पंचायती चुनाव है उसको कराने का जो जिम्मा है या निर्णय वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है उसके हिसाब से जो पंचायत हैं उनके लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय निर्धारित किए गए हैं 11वीं अनुसूची के हिसाब से। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि पंचायती राज जो संस्था हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। किस संविधान संशोधन से? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती चुनाव जो आपका पंचायत का इलेक्शन होता है वह कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर आपका पंचायत का चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को सर्वाधिक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो पंचायत हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो पंचायत हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो पंचायती राज्य प्रणाली थी उसका शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य प्रणाली का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में है, ये वहाँ पर किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो पंचायती राज्य प्रणाली है उसका शुभ आरंभ आपका नागौर में किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली स्थापित करने की जो अनुशंसा थी उसको सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? मतलब जो त्रिस्तरीय आपका पंचायती राज्य प्रणाली है इसको स्थापित करने का जो सबसे पहला प्रस्ताव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये आपके थे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पहली बार आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्लियर? अशोक मेहता समिति पंचायती राज्य में किस प्रतिमान मॉडल की संस्कृति दी गई है? तो द्विस्तरीय। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति के द्वारा कौन सा था? द्विस्तरीय। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली किसका था? तो वो आपका बलवंत राय। और अशोक मेहता समिति ने क्या बोला था? द्विस्तरीय। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था। ठीक है, वर्ष 1993 में। क्लियर? पंचायत राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? जो पंचायती राज है आपको, वह किस संशोधन के द्वारा इनको स्वशासन की इकाई में आपका संगठित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें जो 73 संविधान संशोधन था, उसके तहत पंचायती राज को स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। चलिए अब हम कुछ अनुसूची है, इसको थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले इधर पढ़ लेते हैं, फिर उधर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां दी गई हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं, तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति कौन सी थी? ये 3 स्तरीय समिति थी 1957 में। अशोक मेहता समिति कौन सी स्तरीय समिति थी? 2 स्तरीय समिति थी वर्ष 1977 में। फिर आते हैं जीवी के गर्भ समिति, ये आपकी 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। संथानम समिति 1962 में। क्लियर? ये कुछ समिति है पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित और उनके वर्ष दिए गए हैं, तो इनको आप देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं आप सादिक अली समिति 1964 और संथानम समिति 1962। तो मैंने आपकी समिति जो थी उनको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो स्तुति थी वह किस समिति द्वारा दी गई थी? जो पंचायती राज है, इसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का जो प्रस्ताव था वह किस समिति द्वारा दिया गया था? तो LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति कब आया था? वर्ष 1982। ठीक है, LM सिंघवी समिति वर्ष 1986। क्या बोला था? इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। याद रखिएगा, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव LM सिंघवी समिति 1986। क्लियर? तो हमने अभी देखिए बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और सिंघवी समिति तीनों के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या इससे प्रस्ताव थे। चलिए आगे चलते हैं। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को कार्यकारण की शक्तियां दी गई थी? तो ये आपका है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्वेश्चन पूछा है किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी कार्यारोपण की शक्तियां दी गई थी, मतलब दोनों को। तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल जहाँ पे CO बैठते हैं आपके या BDO। पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ये आपका प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। जो ब्लॉक लेवल है वह पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। क्लियर? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामीण वासियों में शक्ति का केंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है और यह एक लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। अब समझिए, जो पंचायती राज का जो प्रधान होता है उसका लक्ष्य क्या होता है कि वह गांव में सबसे पहला चीज़ कि शक्ति को डिसेंट्रलाइज करे, दूसरा लोगों का जो विकास है, जो विकास के मुल्क हैं वहाँ पे, उसमें लोगों की भागीदारी का योग्य बने और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करे। ये काम होता है किसी भी पंचायती राज में जो प्रधान होते हैं उनका। क्लियर? तो ये चीज़ समझ आया कि पंचायती राज में जो प्रधान होता है उसका काम क्या होता है गांव में। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर उसका निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है? तो 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर आपको पंचायत अगर भंग हो जाती है तो आपको निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो पहला महिला, दूसरा अनुसूचित जाति, तीसरा अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आपकी कुछ अनुसूची और उससे संबंधित कुछ पॉइंट। पहला है 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल। 11वीं अनुसूची के तहत इसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उनके उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है आपकी 11वीं अनुसूची में। और इस अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका अनुच्छेद की बात करें तो आपका 243(6) मतलब आर्टिकल 243G। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? 11वीं अनुसूची पढ़ा। 11वीं अनुसूची में हमने क्या पढ़ा कि जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों की शक्तियाँ और उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं उसको निर्धारण करती है। इस अनुसूची में टोटल 29 विषय होते हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और आर्टिकल की बात करें तो 243G। क्लियर? चलिए आगे हम बात करें तो जो 12वीं अनुसूची है आपकी 12th शेड्यूल, इसमें नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटी की शक्तियां और उनके जो उत्तरदायित्व हैं उसके बारे में बताया गया है। तो 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उसकी जो शक्तियां होती हैं, उसके जो उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। 12th अनुसूची में टोटल आपके 18 विषय हैं। ठीक? और इसको 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। 11वीं जो अनुसूची है वो आर्टिकल 243G, 12वीं जो अनुसूची है उसका आर्टिकल आपका 243W या 243B। ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंस थे आपके 11वीं और 12वीं अनुसूची के बीच में। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर तो 73वें जो संविधान संशोधन था आपका, उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% सीट रिजर्व कर दी गई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम पंचायतों में जो महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व की गई थी वह कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो अभी और भी चीज़ें दी गई हैं लेकिन एक ही क्लास में मैं चीज़ों को नहीं करना चाहता। तो आज हमारा पार्ट ये फर्स्ट था पंचायती राज और नगर पालिका। पार्ट 2 में हम क्लास को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके? चीज़ें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको
टाइम टू टाइम क्लासेस की अपडेट मिलती रहें। कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।